थिंग्स भी चाहिए भाई जी, बहुत सारी। ऑल राइट, तो मैं एक बार फिर से अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी। और ये हम जूम के 45 मिनट्स वाला स्लॉट यूज़ कर रहे हैं। अगर कुछ बच जाता है तो हम दोबारा लॉगिन करके 5 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा लॉगिन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो हमें बताया गया कि देयर आर टू इम्पॉर्टेंट एंड मेजर रोल्स आर देयर। तो पहला उन्होंने बताया कि टू आंसर, क्योंकि जब भी हम रिसर्च के लिए जाते हैं तो हमारे पास रिसर्च के क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को आंसर हम ढूंढते हैं। अगर जब हम ढूंढ के लाते हैं तो उसको हमें प्रेजेंट करना होता है स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में। और अगर हमारे पास कोई हाइपोथेसिस है, हम अपने रिसर्च में अगर हाइपोथेसिस है, अगर हम उसको टेस्ट करना चाहते हैं तो भी स्टैटिस्टिक्स का ही रोल आता है। तो पहला तो ये हुआ। और दूसरा, जब हमने अपना रिसर्च का, जब हमने हमारे रिसर्च के क्वेश्चन का जब आंसर मिल जाता है, या जब हम अपने हाइपोथेसिस का टेस्ट कर लेते हैं, तो उसको जब हमें प्रेजेंट करना होता है और उसको जब हमें जनरलाइज करना होता है उस रिसर्च स्टडी को, तब भी स्टैटिस्टिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रोल के बारे में सर ने बताया। तो इन्होंने लिखा कि टू आंसर एनी रिसर्च क्वेश्चन और टू जनरलाइज द फाइंडिंग ऑफ रिसर्च स्टडी, इट हैज टू बी स्ट्रांगली statistical data support with appropriate statistical testings। यस। तो ये इसका रोल होता है किसी भी रिसर्च में। एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के बारे में उन्होंने कहा है कि जो हमारे वेरियस टेस्टिंग के जो मेथड्स हैं, जो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स में यूज होते हैं, वो हम आगे वाले स्लाइड में भी जानेंगे कि क्या क्या टेस्टिंग्स होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंपॉर्टेंट रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च। इसके अलावा सर ने बोला कि यू मस्ट बी अवेयर, यू मस्ट बी फैमिलियर ऑफ दीज टर्म्स जो कि स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है। उन्होंने बताया कि देर आर 5 मेन कीवर्ड्स। ये रिसर्च में हमेशा यूज होता है और हर स्टेप पे आपको ये सब वर्ड सुनने को मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आपको इन 4-5 चीजों के बारे में बहुत ही थॉरो और फैमिलियर होना पड़ेगा। तो एक तो उन्होंने बोला पॉपुलेशन। तो हम सब लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन क्या है। जब भी हम रिसर्च के लिए जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक आइडिया होता है, एक पॉपुलेशन के बारे में आइडिया होता है कि ये मेरा पॉपुलेशन है, ये मेरा पॉपुलेशन का साइज है। तो पॉपुलेशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग, आपको इस वर्ड से फैमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हमेशा इस वर्ड का यूज़ होना है। तो क्या उसके बारे में है, इसमें स्लाइड में लिखा हुआ है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये स्लाइड हम शेयर भी कर देंगे। उसके अलावा उन्होंने बोला सैंपल। सैंपल के बारे में भी, आप सैंपल वर्ड भी खूब यूज़ होने वाला है, बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाला है। तो आप सैंपल वर्ड के बारे में भी बहुत फैमिलियर हो जाइए। तो सैंपल, बेसिकली सैंपल कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु पार्टिसिपेट इन आवर रिसर्च। अच्छा, एक मैं वो बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल से कोट करते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। जैसे पॉपुलेशन है और सैंपल है, इस दो वर्ड को अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें, तो जैसे पॉपुलेशन है, मान लेते हैं कि मेरे ऑफिस में मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ और मैं उस रिसर्च में ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि कितने मेल एम्प्लॉय हैं और कितने फीमेल एम्प्लॉय हैं, उनके क्या एवरेज सैलरी है। तो मेरे ऑफिस के केस में मेरा पॉपुलेशन डिफाइंड है, क्योंकि मैं सिंपली एचआर को फ़ोन करूंगा, उससे डेटा ले लूंगा, मेरे को पता लग जाएगा कि मेरा पॉपुलेशन का साइज 50 लोग का है। तो यहाँ तो पॉपुलेशन पता लग गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं बोलूं कि गुड़गांव में काम करने वाले 50, तो गुड़गांव में काम करने वाले कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, उनकी एवरेज सैलरी मुझे पता लगानी है। तो इस केस में मेरे को पॉपुलेशन का आइडिया नहीं है, मैं किसी को फ़ोन नहीं कर पाऊंगा। तो इस केस में मैं सर, क्या करूं? हाँ, एक वन मिनट थिंग सर। सर। हाँ, एक मिनट सर, हाँ, मैं जरा ये क्लियर कर दूं, फिर मैं आपसे सर बात करता हूँ इसके ऊपर। यस तो सर। तो तो गुड़गांव सिटी का अगर मैं एग्जांपल मेरे को लेना होगा ना, तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है उस डेटा को लेने का। तो मैं क्या करूंगा, मैं सैंपल कलेक्ट करूंगा। तो ये बेसिकली फर्क है पॉपुलेशन और सैंपलिंग में। हाँ सर, कुछ कह रहे थे?
मैं कहना चाह रहा हूँ जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग में सारी चीजें आएगी। सैम्पलिंग में आपका उसमें सैलरी भी आएगी, सैम्पलिंग में उसका साइज भी, उसको सपोज मैं एक एग्जांपल आपको कोट कर रहा हूँ। सपोज रिलेशनशिप इश्यूज पे है, मैं बताना चाहता हूँ उसमें कितने पार्टिसिपेंट मेल और फीमेल, उनका साइज क्या है, उनकी सैलरी क्या है, क्या वो लव मैरिज है, क्या उनको उनको कितने चिल्ड्रन है, क्या वो उनको अर्बन में रह रहे थे या रूरल में, ये सब सैंपलिंग, इसको डिस्क्रिप्शन ऑफ सैंपल बोलते हैं सर। दिस इज नोन एज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैंपल। इसमें सारी चीज डिस्क्राइब्ड सैंपलिंग में होनी है सर। जो पॉपुलेशन है सर, पॉपुलेशन आपने, अच्छा पॉपुलेशन में तो एक्चुअली हम सैंपलिंग मेथड बताएंगे, आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो उसमें, बाकी चीजें हाँ वो सर कुछ एडवांस चीज है, लेकिन मैं अभी बेसिक की बात कर रहा हूँ कि हमारे को जो पॉपुलेशन है और सैंपल, इन दोनों वर्ड के सुनील बारे में। भाई, हाँ सुनील भाई जी, जी जो बेसिक मैंने समझा आप मुझे बताइएगा, अगर गलत हूँ तो करेक्ट कीजिएगा। जो मेरा रिसर्च टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन हो गई सारी डॉटर इन लॉज, ठीक है, जी उसमें से बिल्कुल, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो मेरे वो आपके सैंपल सैंपल है हो ना। गए एग्जैक्टली। अच्छा, अब उसमें ये भी है भाई जी, एक स्पेसिफिक एज भी मैंने ली। तो जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो पूरी एज पॉपुलेशन में आएगी या वो वो पूरी एज और शायद, वो पूरी सैंपल में आएगी आपकी। हाँ, मतलब एक जो एज मैंने स्पेसिफाई किया वो मेरा सैंपल हो गया। सैंपल है अदरवाइज अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो सारी भारतीय महिलाएं पॉपुलेशन हो गई। पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, थैंक यू सो मच सुनील भाई जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। हाँ अच्छा, और फिर इन्होंने बोला एक पैरामीटर वर्ड यूज होगा हमेशा जब भी आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे या कोई अपने रिसर्च स्टडी का टेस्टिंग करेंगे, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे, तो आपको पैरामीटर के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। तो एक पैरामीटर, दूसरा एक स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक और वर्ड उन्होंने बोला है स्टैटिस्टिक्स। ये भी इस वर्ड के बारे में भी उन्होंने क्या कहा है ना कि जब हम किसी सैंपल को जब मेजर करते हैं ना, तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। बट जब किसी पॉपुलेशन को जब मेजर करेंगे तो वो पैरामीटर होगा। इसको हम जब टेस्टिंग के पार्ट में जाएंगे ना तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन अभी समझने के लिए ना उन्होंने बोला कि जब हम किसी सैंपल में कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। इसके कुछ स्टैटिकल जो कुछ साइंस जो साइन भी होते हैं वो भी मैंने कहीं लिखा हुआ है, वो साइन भी होते हैं। और सिमिलरली जब हम पैरामीटर का जब टेस्टिंग करेंगे तो उसको हम, सॉरी, जब पॉपुलेशन की टेस्टिंग करेंगे तो उसको हम पैरामीटर बोलेंगे। तो ये 4 टर्म हो गए। और पांचवा इन्होंने उदाहरण बोला, दीजिए सुनील भाई जी, ये हाँ पैरामीटर तो स्टैटिस्टिक्स मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ। ये एग्जाम्पल जब हम टेस्टिंग के ऊपर जाएंगे ना तब ये ज्यादा क्लियर जी होगा, क्योंकि उसमें जी, एक लाइव कोई हमें टेस्टिंग का वो लेना पड़ेगा, तब जा करके हम ये क्लियर कर पाएंगे। ठीक है भाई। पांचवा उन्होंने वेरिएबल्स के बारे में बताया कि वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स तो हम जानते हैं कि जो चीजें वेरी करती है उसको हम वेरिएबल मानते हैं। बट वेरिएबल के अंदर भी कई वेरिएबल्स हैं, है ना। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, इत्यादि इत्यादि, मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स के बारे में भी वो हम डिटेल अलग से जान भी सकते हैं। बट वेरिएबल का हमें कॉन्सेप्ट, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए जब भी हम स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के लिए जाते हैं। तो ये 5 चीजें हैं। उसके अलावा उन्होंने टाइप ऑफ डेटास के बारे में बताया है। इस स्लाइड को हम आगे करते हैं, पहले उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट टर्म को हम समझ लें जरा। टाइप ऑफ डेटा हम बाद में समझेंगे। अभी जैसे क्या है कि हम सब लोगों ने अपना अपना डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है ना। दहल सिंह सर, आपने भी कलेक्ट करके रखा है। अब लेकिन हमारे को पता नहीं है उस डेटा के अंदर क्या है। वो सिंपली एक रॉ डेटा है, उसमें नाम है, एज है, लोकेशन है, सिटी है, उसके अलावा जो भी आपने अपना रिसर्च के क्वेश्चंस हैं आपके, उसका आंसर है, वेरिएबल्स के आंसर्स हैं। वो वो बिल्कुल एक रॉ डेटा है। आप उस डेटा को लेकर के शायद कुछ भी नहीं कर सकते, उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है। तो इसी सेट ऑफ डेटा को उन्होंने बोला है कि इसको हम डिस्क्रिप्टिव डेटा बोलते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव डेटा कि जो भी रॉ डेटा है,
सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने बताया कि जो भी आपके पास, जो भी आपने अपने रिसर्च स्टडी के मुताबिक डेटा कलेक्ट किया है, वो सारा आपका डिस्क्रिप्टिव डेटा है, क्योंकि उसके अंदर डिस्क्रिप्शंस हैं, हर इंसान का डिटेल्स है उसके अंदर। अगर आप किसी ह्यूमन के साथ अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उस इंसान का डिटेल आपके सामने है। तो इस डिस्क्रिप्टिव डेटा के बारे में उन्होंने बोला है कि ये डिस्क्रिप्टिव डेटा हमेशा न्यूमेरिकल्स होगा, नंबर्स में होंगे, हमेशा नंबर्स में होंगे। जैसे कि किसी इंसान का एज नंबर्स में है, तो इस तरीके का भी हो सकता है। तो इसको उन्होंने क्वांटिटेटिव डेटा बोला है। ऑब्वियसली जो नंबर्स में होते हैं वही क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है ना। तो इस डेटा को अगर मान लेते हैं, अगर डिस्क्रिप्टिव डेटा को अगर हमें प्रेजेंट करना है, अगर किसी के सामने उस जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, ये भी डेटा बहुत मैसेज देता है, बहुत कुछ कहता है, बट उसका कोई एनालिसिस नहीं कर सकता, उसका कोई रिजल्ट नहीं हो सकता, वो सिंपली डेटा है। जैसे मैंने 50 लोगों का मैंने डेटा कलेक्ट किया है, तो मेरा ये डेटा देख करके मैं बता सकता हूँ कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने लोग 50 के ऊपर है, क्योंकि हमने उसको कैटेगराइज किया है कि 18 से 30 साल, 30 से 45 साल। तो वो भी हम बता सकते हैं कि कितने लोग 18 के उम्र के हैं, कितने लोग 18 से 30 के हैं, 30 से 45 के बीच में, तो ये वो भी बता सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं कि ये इस डेटा को भी हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, सेंट्रल, मतलब मीन वैल्यू के रूप में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। एक मैं वर्ड अभी यूज कर रहा था, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को बेसिकली वो जो बेल शेप में जो होता है ना, उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। हमने ग्राफ में वगैरह देखा होगा, जो बेल शेप में वो जो डेटा होता है ना, वो उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। उसके अंदर हम 3 चीज कैलकुलेट करते हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो ये मीन का मतलब इसको एवरेज भी बोल सकते हैं। तो यानी कि अगर आपके पास 50 लोगों का डेटा है और उसका अगर आप मान लेते हैं कि एज कैलकुलेट करना है, तो उसका आप एवरेज निकाल करके बता सकते हैं कि ये हमारा डेटा है। तो इसी को हम डिस्क्रिप्टिव डेटा बोलते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव डेटा को प्रेजेंट करने के 4 तरीके उन्होंने बताया। मीन वैल्यू निकाल करके हम कर सकते हैं, वेरिएबिलिटी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैलकुलेट करके हम प्रेजेंट कर सकते हैं, शेप में हम प्रेजेंट कर सकते हैं, और हिस्टोग्राम के रूप में हम उस डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। आप सब लोगों ने, सिस्टर, आपने भी गूगल फॉर्म में डेटा कलेक्ट किया है? कैसे किया है? जी भाई, गूगल फॉर्म में किया हुआ है। गूगल में किया है ना। तो आप अगर देखेंगे गूगल के अंदर ये एक फीचर भी है, आप उसी डेटा को अगर ग्राफ्स एनालाइज, का। हाँ, वो ग्राफ में आपको प्रेजेंट करके बता देगा, ठीक है ना। वो डेटा आपको प्रेजेंट कर देगा, तो वो डिस्क्रिप्टिव डेटा है। तो ये जी। आगे कहते हैं, इफ ऑल डेटा आर अवेलेबल इन नंबर्स, दैट इज क्वांटिटेटिव, देन ऑल 4 आर यूजफुल टू डिस्क्राइब देम। तो ये 4 जो तरीके हैं, इस तरीके से हम अपने डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस तरीके से अपने डेटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इफ योर रिसर्च स्टडी हैज हाइपोथेसिस टू टेस्ट, यू कैन नॉट डिस्क्राइब द डेटा यूजिंग इट। अगर हमारे रिसर्च में हाइपोथेसिस है, यानी कि हम सब लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं अपने अपने रिसर्च में, आई सपोज, तो हम डिस्क्रिप्टिव डेटा का एनालिसिस नहीं कर सकते। हमारे लिए ये हम इससे कोई रिजल्ट, कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। ये सिंपल एक रॉ डेटा रहेगा, आप प्रेजेंट कर देंगे, बट आपके लिए कोई मीनिंग नहीं होगा। तो इसका ये मतलब हुआ। उसके अलावा इन्होंने डिस्क्रिप्टिव डेटा को, जो दूसरा तरीका इन्होंने बताया, कैटेगोरिकल और क्वालिटेटिव सेट ऑफ डेटा को इन्होंने बताया कि उसको कैसे प्रेजेंट करना है। यानी कि आपके डेटा में मान लेते हैं कि किसी का कैटेगरी है, जैसे मेल और फीमेल का कैटेगरी है, 100 लोग है, उसमें मेल है और फीमेल है, ऐसे कैटेगरी बना दिए। तो उस तरीके का अगर डेटा आपके पास है, डिस्क्रिप्टिव डेटा वो भी है, तो उसको प्रेजेंट करने का तरीका उन्होंने बताया, फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, ग्राफ और बार ग्राफ। ये 4 तरीका से हम इस डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इफ ऑल डेटा आर अवेलेबल इन कैटेगोरीज, मतलब क्वालिटेटिव, हम सब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के टर्म को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अगर हमारा डेटा कैटेगरी में है, इसका मतलब वो क्वालिटेटिव डेटा है। उसको हम 4 तरीके से, फ्रीक्वेंसी में, परसेंटेज में, ग्राफ प्रोपोर्शन में और बार ग्राफ में उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन, अगर हमारे उस डेटा में हमारे रिसर्च स्टडी में हाइपोथेसिस है, तो हम उसको इस
इसको हम हमारे लिए यूजफुल नहीं है ये, ठीक है। तो ये कुछ इमेज है, जैसे ये हिस्टोग्राम का ये इमेज हुआ, हिस्टोग्राम ऐसे दिखेगा, पाई चार्ट हमारा ऐसे दिखेगा। तो हम अपने डिस्क्रिप्टिव डेटा को इस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में एक तो हमने देख लिया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नाउ हम देखते हैं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, मतलब हमारे टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स दो हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव के बारे में हमने अभी अभी जाना, अब इन्फ्रेंशियल के बारे में देखते हैं कि क्या है इन्फ्रेंशियल का मतलब। तो डिस्क्रिप्टिव का मैं थोड़ा सा बता दूं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड व्हेन ए रिसर्चर डोंट हैव ए हाइपोथेसिस। अभी पिछले स्लाइड में हम यही बात कर रहे हैं ना, अगर हमारे पास हाइपोथेसिस है हमारे रिसर्च स्टडी में तो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं करेंगे। व्हेन ए रिसर्चर वांट्स जस्ट टू डिस्क्राइब द डेटा, जस्ट हमें डिस्क्राइब करना है, तब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूज करेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज इन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। लिटरेचर रिव्यू में शायद यूज होता होगा, है ना, कि हाँ, इतनी हाँ। लिटरेचर्स के अकॉर्डिंग ये आया तो इससे हमने ये डिस्क्राइब किया। जी, तो इस- डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वहां यूज होगा जो नॉन एक्सपेरिमेंटल, हम सब लोगों का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, राइट। जी जी। हाँ, तो हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं होगा। अब सेकंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर सारा रिसर्च बेस्ड होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इसको कहते हैं। सो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड व्हेन ए रिसर्चर हैज टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस। हम सब के पास हाइपोथेसिस है, मींस वी आर गोइंग फॉर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। व्हेन ए रिसर्च वांट्स टू फाइंड द मीनिंग, हम अपने रिसर्च स्टडी का मीनिंग हमें पता करना है ना, हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है ना, तो हमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज करना है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड इन बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल, बट शुड हैव ए हाइपोथेसिस। अगर तो हाइपोथेसिस है तो हम एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल दोनों में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब तक हम समझ गए हैं कि स्टैटिस्टिक्स के दो प्रकार बताए गए हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव के हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया और उसी तरीके से हमने इन्फ्रेंशियल के बारे में किया। अब जैसा कि डिस्क्रिप्टिव में हमने देखा 2 तरीके के डेटा है ना, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। सिमिलरली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी 2 तरीके का होता है, जिसको एक को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक, दूसरे को कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक को हम क्वांटिटेटिव भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा, और नॉन पैरामेट्रिक को क्वालिटेटिव टेस्टिंग भी हम कह सकते हैं। तो ये कब यूज होना चाहिए इसके बारे में भी अलग अलग पॉइंट्स में मैंने बात लिखी हुई है। एंड इट सेज फॉर ए बेटर एंड एक्यूरेट रिजल्ट इन एनालिसिस इट इज रिकमेंडेड टू यूज पैरामेट्रिक टेस्ट। अगर आपको अपने टेस्ट के अंदर एक्यूरेट और सही अगर टेस्टिंग करनी है, एनालिसिस करनी है, तो आपको पैरामेट्रिक टेस्ट के करना पड़ेगा। पैरामेट्रिक टेस्टिंग में पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि मैं बता रहा था ना, ऑफिस का मेरे को डेटा अगर करना है तो मेरे को पॉपुलेशन का पता है यहाँ पे। उसके अलावा इट एज्यूम दैट पैरामेट्रिक सच एज मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जिस्ट आर यूज्ड फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मेजरमेंट स्केल यूज्ड एज इंटरवल एंड रेशियो। अच्छा, एक जो मैंने स्लाइड पीछे यूज छोड़ दिया था, ये वाला ये ना, ये भी डेटा के 4 प्रकार हैं। जैसे हम सब लोग डेटा कलेक्शन में गए, हमें 4 तरीके के डेटा मिले हैं हर जगह से। आप चाहे आपका स्टडी हो, चाहे मेरा स्टडी हो, चाहे किसी का भी हो, हम सबको इसी 4 तरीके का डेटा मिला है। उसमें क्या है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल। नॉमिनल मतलब नंबर नहीं, मतलब नॉमिनल मतलब नेम, जहां पे आप नेम दे सकते हैं, जैसे जेंडर मेल है या फीमेल है, रिलीजन हिंदू है मुस्लिम है,
तो जहां पे नेम होगा उसको हम नॉमिनल डेटा बोलेंगे, नॉमिनल स्केल भी बोलते हैं, इसको हम मेजरमेंट स्केल भी बोलते हैं, इन चारों को। तो हमारे जो डेटा के प्रकार होंगे या तो नॉमिनल होंगे या ऑर्डिनल होंगे। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर में होंगे। इंटरवल और रेशियो स्केल, इसको जब हम टेस्टिंग करेंगे ना तो इस चार टर्म को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बट अभी के लिए हम इतना मान लेते हैं कि जो हमारे जो डेटा के टाइप्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल्स, इन चार तरीके में ही डेटा हमारा होता है। नीचे एक लाइन लिखा है, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा आर क्वालिटेटिव टाइप्स। नॉमिनल एंड ऑर्डिनल ये क्वालिटेटिव में होगा, इंटरवल एंड रेशियो क्वांटिटेटिव में होगा, ये नंबर्स में होंगे। ठीक है ना? अच्छा, और पैरामेट्रिक टेस्ट करने के लिए जो हम यहाँ पे बताया है, मेजरमेंट स्केल यूज्ड, इंटरवल एंड रेशियो पैरामेट्रिक टेस्टिंग में। और पैरामेट्रिक टेस्टिंग के इन्होंने 4-5 टाइप्स दिए हैं, जैसा कि मैं बता रहा था, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा, कोरिलेशंस, ये सारे पैरामेट्रिक टेस्ट के पार्ट हैं। सिमिलरली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जिसको कि हम क्वालिटेटिव डेटा भी कहते हैं, ये कहते हैं कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर आल्सो यूज्ड फॉर एक्यूरेसी। इसमें भी एक्यूरेसी होता है, बट उस तरीके का एक्यूरेसी नहीं आएगा जैसा कि पैरामेट्रिक में आता है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन अननोन है, यानी कि मेरे को सिटी, गुड़गांव सिटी का अगर मुझे पता करना है कि कितने मेल और कितने फीमेल के एवरेज सैलरी, तो मेरे को पॉपुलेशन नहीं पता है। इसके अलावा इसमें कोई एजम्पशंस अवेलेबल नहीं होते नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के। ये सारे चीज़ें क्लियर होंगी जब हम एक्चुअली में, जब टेस्टिंग के कुछ फॉर्मूला, कुछ टेस्टिंग एक्चुअल में करेंगे किसी नंबर का ना, तब हम ज़रा और क्लियर कर पाएंगे। उसके अलावा मेजरमेंट स्केल यूज, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल यहाँ पे यूज होता है, यानी कि जो डेटा नॉमिनल और ऑर्डिनल में है उसमें हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर काई स्क्वायर टेस्ट, क्रूशल वॉलिस एच टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट, ये सारे नाम हैं जो कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये था हमारा आज का बेसिकली बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि हमारे क्योंकि मेरे ख्याल से हम सब लोग इतना तो आज की डेट में समझ गए कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया उसका क्या यूज है, वो जो डेटा है वो उसको हम क्या कहें, एक कॉन्सेप्ट तो हमारे माइंड में क्लियर हुआ ना कम से कम।